हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम लोगों ने फैराडेज लॉ पढ़े हैं और उसके अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे। आप लोगों ने वो तीनों क्वेश्चन को लिख लिया होगा। आज हम लोग और क्वेश्चन करेंगे फैराडेज लॉ के एंड उसके साथ साथ आप लोगों को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो खुद से सॉल्व करने होंगे। मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, हर टाइप का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो आगे एनसीईआरटी को सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मीन्स वैसे क्वेश्चन नंबर 4 आता है क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने फैराडेज लॉ के ऑलरेडी करवा दिए हैं। क्वेश्चन है 36 ग्राम वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग 2 एम्पियर करंट। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। हमें 36 ग्राम वाटर का इलेक्ट्रोलाइज करना है एंड डीकम्पोजिशन करवाना है। 2 एम्पियर करंट को कितने टाइम तक हम पास करें तो ये काम होगा। क्वेश्चन ये है, क्या करें बोलो। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि वाटर का डीकम्पोजिशन होगा तो फाइनल रिएक्शन में लिख रहा हूं। वैसे वाटर का डीकम्पोजिशन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा, बट हमें वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं लिखने, हमें तो फाइनल रिएक्शन लिखना है। फाइनल रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा एंड ऑक्सीजन गैस मिलेगा। अब यहां पर आप जरा ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। यहां पर हाइड्रोजन का 0 एंड यहां पर ऑक्सीजन का 0 आएगा क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में है। अब ये +1 है लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो टोटल यहां पर चार्ज कितना आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर टोटल दोनों हाइड्रोजन का मिला के +2 से 0, तो यहां पर 2 इंक्रीज हुआ। जबकि मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर -2 से 0, तो यहां पर सॉरी ये 2 डिक्रीज हुआ ना, ये 2 डिक्रीज हुआ। जबकि यहां पर मैं बात करूं तो -2 से 0, तो 2 क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ, राइट। तो इन शॉर्ट यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। अब ये रिएक्शन क्यों लिखा, क्योंकि आप लोगों को यदि फॉर्मूला पता है तो वेट ऑफ वाटर यदि हम निकालना चाहे तो वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर इनटू IT अपॉन 96500। अब समझ गए होंगे आप, एम्पियर तो पता है आपको, कितने एम्पियर दिए है बेटा, 2 एम्पियर। वेट ऑफ वाटर गिवन है 36 ग्राम। टाइम आपको फाइंड करना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर आपको चाहिए। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर के लिए वैलेंसी फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वैलेंसी फैक्टर यहां पर 2 आ रहा है। कैसे पता चला, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है एंड 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हमें वैलेंसी फैक्टर कितना देगा, 2 देगा। तो यहां पर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर यदि निकालना चाहें तो वाटर एक मॉलिक्यूल है तो यहां पर आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना है बेटा 18, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो आंसर इज 9। तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर कितना आ गया 9, जो यहां पर रखेंगे हम, तो यहां पर आएगा 9 इंटू एम्पियर कितना है 2, तो यहां पर लिखेंगे 2, टाइम हमें फाइंड करना है 96500 एंड वेट ऑफ वाटर है 36। तो इससे हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। टाइम को यदि मुझे मास्टर करना है तो 36 इंटू 96500 अपॉन 9 इंटू 2 18। अब ये सॉल्व कर लो आप, तो सॉल्व करने से आंसर आएगा 193000 सेकेंड। कितना आएगा बेटा 193000 सेकेंड। क्लियर है सबको। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। When same amount of electricity is passed through molten NaCl and ZnSO4, then 6.5 gram of zinc metal is deposited. Find the mass of sodium metal deposited. ये बोल रहा है कि आपने NaCl and ZnSO4 का मोल्टन स्टेट लिया है। यहां पर आपके पास मोल्टन स्टेट में 2 सेल रखे हैं, एक में NaCl रखा है, दूसरे में ZnSO4 रखा है आपने। होगा क्या, यहां पर जो NaCl है एंड यहां पर जो ZnSO4 है, तो इससे ये दोनों मोल्टन स्टेट है तो ये लिक्विड होंगे। यहां पर जो एनोड है और यहां पर जो एनोड है
दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और हम लोग सीरीज में बैटरी के साथ उसे ज्वाइन करेंगे। यहां पर आएगा कैथोड, यहां पर कैथोड, दोनों कैथोड को हम एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे सीरीज में, कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव। तो बैटरी के साथ कनेक्ट किया, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास होगी। तो यहां पर 6.5 ग्राम जिंक मेटल मिल रहा है, यहां पर जो कैथोड है उसके ऊपर 6.5 ग्राम जिंक मेटल डिपॉजिट हो रही है। तो यहां पर जो कैथोड है वहां पर सोडियम डिपॉजिट होगी। तो यहां पर वेट ऑफ सोडियम जो डिपॉजिट होगी वो हमें फाइंड करना है। सीरीज में जब भी ज्वाइन करते हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ही वहां पर एंट्री लेता है, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही पास होती है। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो वैसे तो आपको 6.5 ग्राम जिंक के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो फैराडे रिएक्शन से निकाल सकते हो, उसके बाद उतने फैराडे सोडियम में डाल के आप कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सीरीज में जब भी ज्वाइन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे हम कैलकुलेशन करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे weight of zinc, weight of sodium is equal to equivalent weight of zinc, equivalent weight of sodium, right? अब हम लोगों को यहां पर equivalent weight सबसे पहले निकालना है। देखो बेटा NaCl, NaCl जो है उसमें Na के ऊपर +1 चार्ज, Cl के ऊपर -1 चार्ज, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1। अब ये वैलेंसी फैक्टर जो 1 हो गया तो इसका हमें इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट होता है 23 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा 23। क्लियर है। एंड दूसरा कौन है ZnSO4। ZnSO4 की जब मैं बात करूं तो जिंक के ऊपर +2 चार्ज एंड सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज आएगा। तो यहां पर जो +2 चार्ज या -2 चार्ज है इसके थ्रू पता चल रहा है कि इसका वैलेंसी फैक्टर आ रहा है 2। अब जब इसका वैलेंसी फैक्टर 2 आ रहा है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक कितना आएगा। मॉलिक्यूलर वेट की जगह एटॉमिक वेट लिखे ना बेटा हम, क्योंकि यहां पर एटम है तो ये एटॉमिक वेट कर लेना, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। जिंक का एटॉमिक वेट कितना, मैंने पहले ही बोला था कि याद कर लेना 65, उसको 2 से डिवाइड करो, ये आंसर आएगा 32.5। तो हमको दोनों के इक्विवेलेंट वेट पता चल गए। यहां पर दोनों के इक्विवेलेंट वेट रखो। यहां पर जिंक का मास ऑलरेडी गिवन है तो सोडियम का मास आसानी से मिल सकता है कि नहीं। चलिए वैल्यू रखिए बेटा 6.5 वेट ऑफ सोडियम, ऊपर आएगा 32.5, नीचे आएगा 23। दोनों के इक्विवेलेंट वेट मैंने निकाले हैं तो वो मैंने रख लिए। तो यहां पर मुझे मिलेगा वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 4.6 ग्राम। वेट ऑफ सोडियम कितना मिलेगा बेटा 4.6 ग्राम। एनी डाउट, समझ में आ रहा है पॉइंट। देखो दूसरा एक तरीका मैं आपको क्लू देता हूं। कैथोड के ऊपर जिंक मिलेगा वो बिल्कुल पक्की बात है। अब कैथोड के ऊपर जिंक मिलेगा तो जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन जिंक सॉलिड मिलेगा, राइट। व्हेन वी आर पासिंग 2 फैराडे वी आर गेटिंग 1 मोल जिंक। 1 मोल जिंक का मतलब क्या है 65 ग्राम्स, तो उल्टा लिखेंगे 65 ग्राम पास करना है, 65 ग्राम जिंक डिपॉजिट करवाना है तो 2 फैराडे की रिक्वायरमेंट है। तो हमें तो 6.5 ग्राम जिंक की जरूरत है, तो ये 0.2 फैराडे चाहिए बेटा। तो यहां पर 0.2 फैराडे आप किस में डालेंगे, सोडियम के अंदर डालेंगे। तो कैथोड के ऊपर सोडियम का रिडक्शन होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन सोडियम सॉलिड। यहां पर ये 23 ग्राम सोडियम 1 मोल मीन्स 1 फैराडे से मिल रहा है। तो 1 फैराडे से 23 ग्राम्स, तो 0.2 फैराडे से कितना। बात समझ आ रही है कि नहीं। दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर अपने आप आ जाएगा 4.6 ग्राम। क्लियर है। तो ऐसे भी आप रिएक्शन कर सकते हो, ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये और मैंने लिखा ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी तरीका चल सकता है। आप नोट करिए, फिर दूसरे सवाल करते हैं।
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6, 7 एंड 8 इसके बाद जो करवाऊंगा, ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से उसे ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहला है, अ सर्टेन चार्ज इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 2.24 लीटर O2 गैस एट STP, राइट। क्या बोल रहा है, 2.24 लीटर ऑक्सीजन गैस को STP पे प्रोड्यूस करने के लिए सर्टेन चार्ज की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम कॉपर सल्फेट एक्वाइज सॉल्यूशन। When same charge is passed through AgNO3 aqueous, then find the mass of silver metal deposited। देखो ये भी बहुत आसान सा सवाल है। ऑक्सीजन गैस एंड सिल्वर दोनों को आपस में रिलेट करवाना है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो फैराडे के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर भी लिखेंगे, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। होगा ये। अब ये वेट ऑफ ऑक्सीजन आपको गिवन है, सॉरी वॉल्यूम गिवन है, डोंट वरी। यदि वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम से वेट निकालना आसान है, क्योंकि कंडीशन गिवन है STP, आप सब जानते हो बेटा। 22.4 लीटर ऑक्सीजन, दैट मीन्स 1 मोल एट STP, एंड 1 मोल का मतलब कितना होता है, 32 ग्राम्स। तो 2.24 लीटर ऑक्सीजन का मतलब कितना वेट होगा, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2.24 इंटू 32 अपॉन 22.4, आंसर आएगा 3.2 ग्राम्स O2। तो ऑक्सीजन का मास हमें मिल गया, जो 2.24 लीटर गिवन है उसमें ऑक्सीजन का मास है 3.2 ग्राम्स, तो यहां पर लिखो 3.2 ग्राम्स ऑक्सीजन। सिल्वर का मास हमें फाइंड करना है, मास ऑफ सिल्वर वी हैव टू फाइंड आउट। अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो जरा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन में वैलेंसी फैक्टर निकालना होगा हमें। अब वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीजन का कैसे निकाले बोलो। वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपसे बताया था, ये ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, कि नंबर ऑफ एटम लेना है आपको, नंबर ऑफ एटम इनटू वैलेंसी लेनी है। ये करोगे तो आपको वैलेंसी फैक्टर मिलेगा। ऑक्सीजन के लिए मुझे नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2, एंड एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। सिल्वर के लिए कितना आएगा, तो सिल्वर यहां पर ही देखो AgNO3 गिवन है। अब AgNO3 में Ag के ऊपर प्लस, NO3 के ऊपर माइनस, तो ये रहेगा 1। अब दोनों के वैलेंसी फैक्टर आ गए, तो यहां पर क्या करेंगे बोलो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। O2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, वैलेंसी फैक्टर कितना गिवन है, 4, तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2, ये होगा 8। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर निकालो, 108 एटॉमिक वेट अपॉन उसका वैलेंसी फैक्टर 1, तो ये आएगा 108। दोनों के क्या मिल गए, इक्विवेलेंट वेट रख लो, ऊपर 8 नीचे 108। तो अब सिल्वर का मास आप फाइंड करना चाहोगे, आसानी से आपको मिल जाएगा। क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये क्रॉस में जाएगा, 108 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाय 8, एंड आंसर विल बी 43.6 ग्राम। 43.6 ग्राम हमको मिल सकता है। क्लियर, समझ में आ रहा है पॉइंट। देखो इसी को दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। 2.24 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, O2 गैस एनोड के ऊपर मिल रहा है, तो आप वाटर का ऑक्सीडेशन करिए। मैं लिख नहीं रहा, आपको बता रहा हूं, आप खुद से कर सकते हो। वाटर का ऑक्सीडेशन करिए तो वहां पर एक रिलेशन मिलेगा। क्या रिलेशन मिलेगा, वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन पता है कि भूल गए, O2 गैस मिलता है, 4H प्लस मिलता है, एंड 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो फॉर 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फैराडे इज 4। 1 मोल का मतलब कितना होता है, 22.4 लीटर, उसके लिए 4 फैराडे की रिक्वायरमेंट है, तो 2.24 के लिए कितने फैराडे,
तो फेराडे मिल गए। उतने फेराडे आप सिल्वर में डालो, सिल्वर कैथोड के ऊपर मिलेगा, तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, उतने फेराडे उसमें डाल के सिल्वर का वेट आप निकाल सकते हो। तो एक तरीका ये भी है। क्लियर? ये फॉर्मूला से आता है, वो बिना फॉर्मूला के हम यूनिटरी मेथड से लेके आते हैं। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन का थोड़ा यूज है। हाउ मेनी फेराडे चार्ज is required for the oxidation of 17 ग्राम of H2O2 into O2। देखो यहां पर आपको एक चीज बोली है कि ऑक्सीडेशन करना है, 17 ग्राम H2O2 का ऑक्सीडेशन करना है, एन ऑक्सीडेशन से फॉर्म करवाना है O2, ये तो चीज फिक्स बोली गई है। तो आप क्या करो, सबसे पहले रिएक्शन लिखो, H2O2 को रिएक्शन लिखोगे तो O2 मिलेगा, देन 2H प्लस मिलेगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहां पर तुरंत O2 मिल रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मिस्टेक क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर लिखेंगे। नो बेटा, ये H2O2 है, हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का -1, क्योंकि पेरोक्साइड है। अब पेरोक्साइड है तो दोनों ऑक्सीजन का मिला के कितना होगा, -2 होगा, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अंडरस्टूड? तो यहां से एक ऑक्सीजन का -1, तो 2 ऑक्सीजन के -2, यहां पर 0, तो ये हो रहा है -2 to 0। 2 क्या हुआ, इंक्रीज, 2 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ये ऑक्सीडेशन से मिल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज हो रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखना जरूरी क्यों है, अब समझ में आएगा। H2O2 के कितने मोल है, यहां पर 1 मोल। 1 मोल का मास कितना होगा, उसके मोलिकुलर मास जितना करिए कितना होगा, 34 ग्राम्स। ऑक्सीजन का 16 SA2 है, तो 16 इंटू 2 32 प्लस 2 34 ग्राम। 34 ग्राम H2O2 से हमें कितने फेराडे, 2 फेराडे की रिक्वायरमेंट है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मींस 2 फेराडे की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर कितना ग्राम बोला है, 17 ग्राम्स। तो 17 ग्राम के लिए कितने फेराडे की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, तो 17 इंटू 2/34, कितना फेराडे आ गया, 1 फेराडे। वैसे भी 34 से 2 फेराडे, तो इसका आधा किया तो यहां पर भी आधा होगा, तो 1 फेराडे की रिक्वायरमेंट है। कितना आसान सा सवाल है। यहां पर दिक्कत सिर्फ ये होती है कि आपको ये रिएक्शन लिखने में दिक्कत हुई, तो यदि आपने 4 फेराडे ले लिए तो यहां पर 4 लिखोगे, 4 लिखोगे तो यहां पर 2 फेराडे आंसर लेके आओगे आप। ध्यान रखना H2O2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, -1, इन -1 है तो अकॉर्डिंग टू दिस 2 इलेक्ट्रॉन ही रिलीज होंगे। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, हो गया? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग स्क्रीन के ऊपर है, नोट कर लीजिए। क्या बोल रहा है, अ सेम चार्ज इज पास्ड थ्रू मोल्टन NaCl, CuSO4 and AlCl3 for the deposition of sodium, copper and aluminum metals. Find the ratio of their number of gram equivalent, then number of moles and masses. ये तीनों के हमें रेशियो लाने हैं, एक एक करके आंसर लाना होगा। पहले तो हमारे पास 3 सेल है, NaCl का है, कॉपर सल्फेट का है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का है। दैट मीन्स ये कहानी आ गई सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे, क्योंकि सीरीज में जब भी ज्वाइन करते हैं तो सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे से ही सॉल्व होता है। अब इसे सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। देखो पहले मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उसका रेशियो लेना है। कौन सी मेटल का, सोडियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का रेशियो लेना है। क्या करेंगे, देखो यहां पर कितना चार्ज पास किया वो मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ बोला गया है सेम चार्ज। तो सेम चार्ज कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि यहां पर ना तो मास दिया है ना ही आपको चार्ज दिया है, कुछ भी नहीं दिया तो कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता है कि 1 फेराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास मिलता है, 1 फेराडे से
1 ग्राम इक्विवेलेंट मास मिलता है, तो क्यू फैराडे से क्यू ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा बेटा। तो अब हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि क्यू फैराडे हमने पास किया, सेम चार्ज है तो क्यू फैराडे पास किया, तो सब में क्यू ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। अब क्यू ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा तो रेशियो क्यू रेशियो क्यू रेशियो क्यू हो जाएगा, जिससे हम बोल सकते हैं 1:1:1। तो ये आ गया ग्राम इक्विवेलेंट का रेशियो। बात समझ आ रही है? इन शॉर्ट, चाहे सॉल्यूशन कोई भी हो, सेम चार्ज पास करते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम ही होते हैं, याद रख लेना। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड में हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो लेना है जिसमें सोडियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम का रेशियो है। सोडियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अब देखो, मास तो दिया नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब मुझे मोल का रेशियो लेना है तो मोल इज इक्वल टू क्या करूंगा बोलो? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मेरे पास ग्राम इक्विवेलेंट वैल्यू पता है, वैलेंसी फैक्टर भी पता ही है, क्योंकि NaCl में ऊपर +1 -1 चार्ज, CuSO4 में ऊपर +2 -2 चार्ज एंड AlCl3 में +3, ये तीनों का मिला के -3 चार्ज। तो वैलेंसी फैक्टर में लिखना चाहूँ तो NaCl का 1, कॉपर सल्फेट का 2 एंड AlCl3 का 3 आएगा, राइट। तो वैलेंसी फैक्टर सबके पता है, ग्राम इक्विवेलेंट सबके पता है, क्या करें बोलो? 1/1, देन कॉपर में 1/2, ऊपर में ले रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। चलिए, ग्राम इक्विवेलेंट 1 एल्यूमिनियम का एंड उसका वैलेंसी फैक्टर 3। तो इसको थोड़ा सा आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा नीचे 6, तो यहां पर आएगा 6, ये 2 है तो ऊपर आएगा 3 और ये 3 है तो ऊपर आएगा 2। 6:3:2, ऐसा कुछ आंसर आएगा। दिस इज द नंबर ऑफ मोल रेशियो। ऐसा एग्जैक्ट सवाल 2019 की नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। यही सवाल नहीं था वो, ऐसा ही सवाल था। तो आपको ये नंबर ऑफ मोल्स निकालना थोड़ा ध्यान रखना है। फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा मासिस का रेशियो लेना है। तो यहां पर हम लोग चलो मासिस लिख रहे हैं हम लोग। मासिस के लिए यहां पर हम लोग वेट ऑफ सोडियम, वेट ऑफ कॉपर एंड वेट ऑफ एल्यूमिनियम का हमें लेना है। अब इनके वेट का रेशियो ले ले या फिर इसको इक्विवेलेंट वेट मान ले, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी तो चल सकता है बेटा, राइट। मासिस का रेशियो उनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल ही होगा, रेशियो है तो इक्वल ही होगा। अब सोडियम का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? 23/1, वैलेंसी फैक्टर पता है। कॉपर का मास होता है 63.5, मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक मास की, और उसका वैलेंसी फैक्टर है 2। एल्यूमिनियम का मास होता है 27, उसका वैलेंसी फैक्टर होता है 3। डिवाइड करिए, आंसर आएगा 23:31.75:9, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हैं। आप पहले क्वेश्चन नोट करिए, फिर इसका आंसर नोट करिए। हो गया? चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग बात करें हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कल हमारा जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कमर्शियल बैटरीज से। कमर्शियल बैटरीज
जो हम लोग बहुत सारी जगह यूज करते हैं, जैसे वॉचेस के अंदर हम यूज करते हैं, क्लॉक के अंदर यूज करते हैं, टॉयज के अंदर यूज करते हैं, डिफरेंट ट्रांजिस्टर के अंदर हम लोग उसका यूज करते हैं। तो हम लोग बहुत जगह इसका यूज करते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग कॉमर्शियल बैटरीज, राइट। हमारी कार में भी होती है ये और बाइक में भी होती है। तो डिफरेंट जगह पे इसका यूज किया जाता है। अब कमर्शियल बैटरीज टू टाइप की होती है, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उसमें से एक एग्जाम्पल आज हम लोग देखेंगे। प्राइमरी बैटरीज पहले तो किसे बोलते हैं, तो देखो प्राइमरी बैटरीज जितनी भी होती है वो नॉन रिचार्जेबल होती है। इसका मतलब ये होता है कि उसमें रिएक्शन एक ही बार होगा। एक बार रिएक्शन हुआ, जो हमारा बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गया, फिर हम उसे रिचार्ज नहीं कर सकते। ऐसी टाइप की बैटरी को हम लोग प्राइमरी बैटरीज बोलते हैं। जबकि सेकेंडरी बैटरी ऐसी होती है जो एक बार डिस्चार्ज हो गई हम रिचार्ज कर सकते हैं, लाइक मोबाइल बैटरी डिस्चार्ज होती है हम रिचार्ज करते हैं। जबकि प्राइमरी बैटरीज को हम यूज एंड थ्रो की बात है, एक बार डिस्चार्ज हो गई फिर उसे आपको थ्रो कर देना है। तो प्राइमरी बैटरीज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दे आर नॉन rechargeable. It means the reaction occurs only once, and after use over a period of time, after use over a period of time, battery becomes dead. बैटरी जो है वो डेड हो जाएगी एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। उसका हम लोग रीयूज नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन रिचार्जेबल है। तो एक बार डिस्चार्ज हो गई हम रिचार्ज नहीं कर सकते, तो इसका यूज नहीं कर सकते हम। तो ऐसी बैटरीज को हम प्राइमरी बैटरीज बोलते हैं। तो ऐसा एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, दैट इज अ ड्राई सेल। ड्राई सेल, अब ड्राई सेल का एक दूसरा भी नेम है, दैट इज लेक्लैंश सेल। ड्राई सेल को हम क्या बोलते हैं, लेक्लैंश सेल भी बोलते हैं। लेक्लैंश साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ड्राई सेल को बनाया था, इसलिए इस सेल को हम लोग लेक्लैंश सेल भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, एक वेसल होता है जिंक का, एक वेसल होता है जिंक का जो एज अ एनोड वर्क करता है। तो ये जिंक का वेसल है जो एज अ एनोड काम करता है। इसमें हम लोगों को ग्रेफाइट रखना है, इस तरह से रखना है कि वेसल से थोड़ा सा वो बाहर भी दिखे हमें, लाइक दैट। और ये ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट का रॉड जो है वो एज अ कैथोड काम करता है, एज अ कैथोड काम करेगा ये। तो ग्रेफाइट जो है वो एज अ कैथोड काम करता है, एनोड जिंक। अब इसके सराउंडिंग एरिया में हम लोग एक पाउडर फिल्ड करते हैं, ग्रेफाइट के सराउंडिंग एरिया में जो होता है MnO2 प्लस कार्बन का, एंड रिमेनिंग एरिया जो है, बाकी का जो एरिया है वहां पर हम लोग एक पेस्ट फिल्ड करते हैं, और वो पेस्ट होती है NH4Cl प्लस ZnCl2 की, ये पेस्ट होती है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ड्राई सेल इज नॉट अ ड्राई, बात सही है, बोलते हैं ड्राई सेल, बट एक्चुअल में ये ड्राई सेल नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें मोस्ट पेस्ट है, मॉइस्चर वाली पेस्ट भी भरी हुई है, NH4Cl ZnCl2 की पेस्ट भरी गई है। टूथपेस्ट होती है वैसी ही ये पेस्ट होती है। तो ये एक्चुअल में तो ड्राई सेल नहीं है क्योंकि इसमें मॉइस्चर वाली पेस्ट अवेलेबल है। तो ड्राई सेल इज नॉट अ ड्राई सेल। चलिए, अब ये ग्रेफाइट का जो कैथोड है और ये एनोड दोनों को वायर से कनेक्ट किया जाए तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम यहां पर लिख लेते कि एनोड कौन है, तो एनोड है जिंक कंटेनर,
आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते इसलिए मैं अलग से लिखवा रहा हूं। कैथोड कौन है, तो कैथोड है ग्रेफाइट रॉड, लेकिन अकेला ग्रेफाइट रॉड नहीं कैथोड मानते। ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय powdered MnO2 and carbon, powdered MnO2 and carbon, and then after है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में कौन होता है, मोइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। मॉइस्चर वाली जो पेस्ट है NH4Cl एंड ZnCl2 की, वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम करेगी। क्लियर। अब जैसे ये वायर से कनेक्ट किया, ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगा उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और एनोड कौन है बेटा, जिंक। तो जिंक का यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनेगा जिंक +2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन का नेम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा। अब कैथोड में ग्रेफाइट तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो MnO2, NH4Cl, ZnCl2 कार्बन, इसी में से कोई ना कोई यूज होगा। तो इसमें MnO2 एंड NH4Cl का NH4+ रिएक्शन में यूज होता है। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। MnO2 प्लस NH4+, इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, it will give us MnOOH प्लस NH3। क्या हुआ, यहां से हाइड्रोजन इसमें चला गया। जैसे ही हाइड्रोजन इसमें चला गया ये बन गया MnOOH। OH के ऊपर -1, ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो Mn का चार्ज कितना बनेगा बेटा, +3। और यहां पर Mn क्या था, +4। तो +4 से +3 बन गया। ये इलेक्ट्रॉन Mn ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये रिएक्शन हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन हुआ। अब बेटा यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यदि मुझे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अभी उसकी जरूरत नहीं। अब ये अमोनिया जो है वो गैसियस स्टेट में ऑब्टेन होता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब अमोनिया गैसियस स्टेट में ऑब्टेन हो तो इस सेल का प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, बट सेल का प्रेशर ड्यूरिंग द होल लाइफ सेम रहता है, प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है। तो क्वेश्चन होता है क्यों नहीं हो रहा, अमोनिया ऑब्टेन हो रहा है फिर भी ये सेल के अंदर प्रेशर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ। रीजन ये है कि यहां पर जो जिंक +2 ऑब्टेन हुआ है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके जिंक NH3 4 टाइम्स 2+ एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। दैट मीन्स जिंक +2 जो फॉर्म हुआ था वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करवा लेते हैं। एंड स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो गैसियस स्टेट में जो अमोनिया प्रेशर इंट्रोड्यूस करेंगे या प्रेशर इंक्रीज करेंगे वो अमोनिया अब यहां पर यूज हो रहा है, तो यहां पर कोई प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद द जिंक +2 आयन। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, आपको याद रखना है। अब इस सेल का सेल पोटेंशियल कितना होता है, तो इस सेल का सेल पोटेंशियल होता है 1.5 वोल्ट। अब मान के चलो ये तो एक सेल 1.5 वोल्ट दे रहा है, मान के चलो आप कोई टॉयज लेके आए। अब वो टॉयज को चलाने के लिए 6 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करोगे, आप ऐसे सेल को सीरीज में ज्वाइंट करोगे। आपको पता है कि बहुत डिफरेंट टाइप के जो टॉयज आते हैं उसमें पावर अलग अलग लगते हैं। ये ड्राई सेल और कुछ नहीं, जो हम बैटरीज यूज करते पावर यूज करते वही है। तो यदि मैं 2 ड्राई सेल कनेक्ट करूं तो 3 वोल्ट देगा, 4 ड्राई सेल कनेक्ट करूं तो कितना वोल्ट देगा बेटा, 6 वोल्ट देगा। एंड यदि मैं ये 6 वोल्ट यहां पर मुझे मिल रहा है, 4 ड्राई सेल यदि मैं ज्वाइन करूं तो मुझे 6 वोल्ट मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है ऐसे टॉयज में मुझे 4 ड्राई सेल एक दूसरे से कनेक्ट करने होंगे, तब जाके मुझे यहां पर 6 वोल्ट मिलेंगे। ऐसे ही मुझे
12 वोल्ट की जरूरत है तो मैं 8 ड्राई सेल को कनेक्ट करूंगा। बात समझ आ रही है? अब इसको हम चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए तो प्राइमरी बैटरीज में काउंट करते हैं। क्यों चार्ज नहीं कर सकते? चार्ज करना है तो +3 Mn को +4 में कन्वर्ट करना होगा, तो रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज करना होगा, जो रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडेशन करवाना होगा। मीन्स ये रिएक्शन को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना होगा एंड +3 को +4 में अगेन कन्वर्ट करना होगा, जो पॉसिबल नहीं होता है। +3 Mn को +4 Mn में हम लोग डायरेक्शन चेंज करके कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए ड्राई सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब तो ऐसे भी बहुत सारे ड्राई सेल फाइंड हो चुके हैं जिनको रिचार्ज किया जाता है, तो इसमें वो थोड़ा चेंज किया गया है, तब जाके वो रिचार्ज होते हैं। ओके बेटा, तो ये हो गया हमारा ड्राई सेल। ये प्राइमरी बैटरीज का एक सेल खत्म किया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।